नमस्ते बच्चों। देखिए आज हमारी पहली क्लास है। नमस्ते सर। आज हमारी पहली क्लास है। सर। थोड़ा नेट नमस्ते की सर। प्रॉब्लम की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आज दूसरी जगह हम आए हैं तो यहाँ से ले रहे हैं। आप लोग भी नेट की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो अपना स्थान थोड़ा चेंज कर लो। सर ने हमें कहा था स्थान चेंज कर लीजिए तो थोड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा 2 घंटे के लिए आप भी अगर चाहो तो कहीं एडजस्ट करके 2 घंटे की क्लास ले लिया करो, ठीक। आज हम लोग हिंदी की क्लास में हैं। हिंदी की क्लास में पहले आप 19 बैच में हम शुरू कर रहे हैं समास प्रकरण, ठीक। जैसे कि क्लास में आपको फर्स्ट सेम में कुछ चीजें बताई गई थी, उसमें आपका टॉपिक नहीं हुआ था, ये सेकंड सेम में है, तो इसलिए आज हम इसको शुरू कर रहे हैं आपके सामने। तो इसमें पहले हम ये देखते हैं कि समास होता क्या है। समास जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, सम और आस। अगर मान लो किसी को आवाज में कोई प्रॉब्लम आए या कुछ हो तो आप बीच में बोल सकते हैं। समास जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है समीप में, और आस माने होना। जब 2 शब्द पास पास में आते हैं और कुछ नियम होते हैं उनके, अभी नियम आगे हम बताएंगे। तो जब 2 शब्द पास पास में आते हैं और उन नियमों के अनुसार, तो दोनों शब्दों को मिला के जब एक शब्द बन जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। अभी आगे एक उदाहरण से आपको समझाएंगे, पहले आप समास का अर्थ समझ लो। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त। 2 शब्दों को या 2 से अधिक शब्दों को जब हम जोड़कर एक शब्द बना लेते हैं तो उसको हम शॉर्टकट में समास कहते हैं। समास प्रक्रिया कोई समस्या है क्या? कैसे सर? आवाज आ रही है सर कहीं से? अच्छा ठीक है। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर अगर इसको हम परिभाषा में ढालना चाहें या परिभाषा इसकी हम बताना चाहें तो परिभाषा आप लोग अगर चाहो धीरे धीरे लिख भी सकते हो। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समास के कुछ नियम होते हैं, जब उन नियमों से मिलकर हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसको हम सामासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम विग्रह कहते हैं। समास में 2 चीजें होती हैं, समास और विग्रह। जब हम समास के शब्दों को अलग उन नियमों के अकॉर्डिंग जब हम समास के शब्दों को अलग अलग करते हैं तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। आवाज आ रही हमारी? सर आवाज क्लियर है? ओके। जैसे एक हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि कर दीजिए। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, नील कमल। अब नील कमल एक शब्द है, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो इसका होगा नील, नीला है जो कमल, ठीक। तो इसको हम समास विग्रह कहते हैं। नीला है जो कमल शब्द जो इतना पूरा हम लिखेंगे तो ये समास विग्रह हो गया। लेकिन जब नील कमल लिखा जाता है तो ये एक समास है, या एक शब्द में लिखा गया है नील कमल, इसलिए इसको हम समास कहेंगे। जैसे एक शब्द आप लोग बार बार वो होता है चौराहा। चौराहा को अगर हम विग्रह कर रहे हैं, 4 राहों का समूह, इसका पूरा जो है विग्रह बनता है 4 राहों का समूह, इसी को हम चौराहा कहते हैं। जब चौराहा कह देते हैं तब 4 राहों का समूह न कह के चौराहा बता दिए, तब इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको सामासिक उसमें ढालकर एक समास बना दिए चौराहा को। समास में 2 पद होते हैं, पहले को हम पूर्व पद कहते हैं और पद कहते हैं। कोई भी समास होगा उसमें कम से कम माने 2 शब्द रहते ही हैं, पहले को पूर्व पद और बाद वाले को
उत्तर पद। जैसे एक शब्द है आपका राजपुत्र। राजपुत्र में अगर राज जो है पहला शब्द है, इसी को पुत्र जो है दूसरा पद है, इसको हम उत्तर पद कहते हैं। यही होता है पूर्व पद और उत्तर पद। अभी आगे आपको बार बार यह होगा कि यह पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। इसको समझ लो, जो पहला पद होता है उसी को हम पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसी को हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक सर 2 से अधिक में हुए तो? अगर नहीं, 2 से अधिक नहीं होते हैं, इसमें 2 ही पद होंगे। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद 2 ही पद। समास में 2 पद होते हैं, पहले को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। ठीक, अब इसमें ये होता है कि जैसे समास के हमारे कुछ वो हैं। हेलो हेलो हाँ, किसी कोई समस्या है? सर, आपने बताया ना समास 2 या नहीं 2 सर। हेलो हाँ, चलो अभी बात तो समास के भेद आते हैं। समास के जो है मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। 6 भेद आपके हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, छठा है द्विगु समास। अब इसमें ये होता है कभी कभी ये जो आगे पीछे आप कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है, पहले पे जो है वही रहेगा। ठीक है, 6 पार्ट हैं इसके, आगे पीछे चाहे जो भी आप कर सकते हो। पहले बहुब्रीहि भी रख सकते हो, पहले द्वंद्व भी रख सकते हो, कोई भी पहले आप आगे पीछे कर सकते हो। इसमें होता है कि अब इन, जैसे हमने बताया कि पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं, तो किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसको एक बार आप लोग देख लो। जैसे आपका पहला है बहुब्रीहि समास, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, और उत्तर पद की प्रधानता 3 आपके समास में होती है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। 3 समास आपके ऐसे हैं जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, बाद वाले पद की प्रधानता होती है। अब जैसे आपका एक है, हाँ एक बार इसको आप लिख रहे हो, फिर से लिख लो। पूर्व पद प्रधानता जो होती है बहुब्रीहि समास में, अव्ययी भाव समास में होती है, और उत्तर पद की प्रधानता तत्पुरुष समास। सर आप दिख नहीं रहे हो, आप तो बढ़ा रहे हो, वो दिख नहीं रहा। हाँ, अभी इसका हम एक नोट बना के आप लोगों को उस पे भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है सर पूरा हाँ। समास एक बार बता दीजिए। 6 हाँ, 6 समास होते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, हम धीरे धीरे बता रहे हैं, धीरे धीरे आप लिखते भी चलिए। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका कर्मधारय समास, चौथा है आपका द्विगु समास, पांचवा है आपका द्वंद्व समास, छठा है आपका बहुब्रीहि समास। अब किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसको भी आप नोट कर लो। पूर्व पद की प्रधानता होती है आपकी बहुब्रीहि अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद की प्रधानता 3 समासों में होती है, वो कौन कौन से हैं उसको भी नोट कर लो। उत्तर पद, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अब अगला है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होते, बल्कि दोनों पद प्रधान होते हैं। एक बार दोबारा बता दीजिए। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब अगला है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। माने कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ना तो पहला पद में प्रधान होगा, ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक,
यस सर। अब आगे देखो, आप एक एक समास करके हम बताएंगे धीरे धीरे, और उसमें कौन कैसे प्रधानता होती है इसको भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है, बताते चलेंगे। जैसे आप देखो, पहला है आपका बहुब्रीहि समास, या पहला कोई भी ले लो आप, अव्ययी भाव समास ले लो, ठीक। पहले हम अव्ययी भाव समास पे वो करते हैं, इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहले आप इसको जान चुके हो। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, या जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो या पूर्व पद की प्रधानता हो, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब एक दो उदाहरण आप देखो, जैसे प्रतिदिन, यथा संभव, भर पेट, प्रतिकूल, ठीक। हम इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं, जो लिखना चाहें उदाहरण एक दो तो लिख भी सकते हैं। तो अब इसमें देखो, जैसे प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन में प्रति पूर्व पद है, दिन जो है उत्तर पद है। इसमें प्रधानता जो है पूर्व पद की है या अव्यय की है। इसमें एक खासियत यह होती है कि पहला पद जो होगा वह अव्यय होगा। अब अव्यय आप लोगों को अभी नहीं क्लियर होगा क्योंकि हमने बताया नहीं इसको। तो अव्यय वह शब्द होते हैं जिस पर किसी लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे शब्द जिस पर लिंग, वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अव्यय कहते हैं। वो प्रत्येक दशा में एक जैसे बने रहते हैं। जैसे प्रति है, वो कहीं भी आएगा, चाहे उस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पुल्लिंग चाहे करो चाहे स्त्रीलिंग करो। उस पर वचन का कोई प्रभाव नहीं होगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, प्रति वैसे ही रहेगा, ठीक। अव्यय जो होता है उस पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी को हम अव्यय कहते हैं। यह व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता है। तो अव्यय जब हम पढ़ाएंगे तो इसको, इसके भेद होते हैं, डिटेल से इसको आगे बताएंगे। तो आप यहाँ पहले थोड़ा सा समझ लो कि अव्ययी भाव समास, इसीलिए इसका नाम अव्ययी भाव समास पड़ा है। पहला पद इसमें जो होता है अव्यय होता है। तो आप देखना, जिस समास में पहला पद अव्यय मिले वहां सीधे सीधे आप अव्ययी भाव समास समझ लेना किसमें अव्ययी भाव समास है। जैसे प्रतिदिन, प्रति जो है अव्यय है। यथा संभव, यथा जो है अव्यय है। भर पेट, भर इसमें जो है अव्यय है। प्रतिकूल, प्रति जो है अव्यय है, ठीक। अब दूसरा समास हम लेते हैं, और इसके एग्जाम्पल बहुत से हैं, थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम्पल आप लोग अगर कहीं से मिले तो पढ़ो, नहीं तो हम पूरा एक वो लिख के पूरा एग्जाम्पल इनका भेज देंगे आपके व्हाट्सएप पे। दूसरा समास है आपका द्वंद्व समास, ठीक। द्वंद्व समास में आपने ये पढ़ा था कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद माने पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। जिस सर समास एक में, बार अव्यय का, हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं ये कह रही थी जैसे अव्यय का क्वेश्चन हमारे पेपर में कैसे आएगा, एक बार आप बता देंगे, उसका भी एग्जांपल लेके बता दीजिए, अव्यय का, ताकि हमें साथ साथ पता चलता रहेगा कि पेपर में हमारे पास कैसे। नहीं हाँ, देखिए, ऐसे हर संज्ञा से समाज के साथ साथ लिए, एक क्वेश्चन बताते जाइए ताकि हमें पता चलता जाए। हाँ जैसे मान लो आपको उसमें पूछा जाएगा तो एक वो दे देगा कि प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है। आपके उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है, या कुछ इसमें है ही नहीं डिटेल। प्रतिदिन जैसे शब्द आता है तो आप सीधे यह समझ लो कि प्रति कौन सा शब्द है, अव्यय है कि कोई वैसे शब्द है। आजन्म, अनुरूप, भरपेट, यथा संभव, ये शब्द जो हैं, पहला शब्द इसमें जो होता है वह अव्यय होता है। अभी जो आप अव्यय बताने की बात कर रही हैं, तो अव्यय को हम अभी पूरा इसका एक अलग से पार्ट ही है, इसको हम बताएंगे, ठीक। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अब दूसरा है आपका द्वंद्व समास, ठीक है।
जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें एक खासियत यह होती है कि जो इनको विग्रह जब हम करेंगे तो इसमें और शब्द आ जाता है, माने कनेक्टिव वर्ड जो और होता है, माने और से इसको हम जोड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो, राजा प्रजा, ठीक, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं बीच में एक योजक चिन्ह लगता है, तो वहां जहां भी ये शब्द इस तरह के मिलेंगे उसमें हम सीधा सीधा यह समझ लेंगे कि यहाँ द्वंद्व समास है। इसमें आपको दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे हम माता पिता कह दिए, या माता पिता मान लो आपके उसमें आ गया, तो वहां ना तो माता की प्रधानता है ना पिता की प्रधानता है, बल्कि माता और पिता दोनों की प्रधानता है। इसमें एक पद की प्रधानता नहीं होती, दोनों पद की प्रधानता होती। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। और पहचान के लिए इसमें जब हम विग्रह करेंगे तो और शब्द लगाना पड़ता है। जैसे माता पिता शब्द लिखा हुआ है तो बीच में आप देखेंगी या देखेंगे तो वहां पे योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह हमने जब आपको वहां पढ़ा रहे थे, चिन्ह पढ़ाए थे, तो वहां योजक चिन्ह बताए थे, छोटा सा लगा होता है बीच में। जैसे आपका है राजा प्रजा, भाई बहन, पिता पुत्र। तो राजा और प्रजा, भाई और बहन, पिता और पुत्र, जब हम विग्रह करेंगे तो वहां बीच में और शब्द जोड़ेंगे। इसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। आपको उसमें पेपर आता है जो, तो या तो इसको पूछ देता द्वंद्व समास किसे कहते हैं, या आपको शब्द दे देगा, उसमें बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा समास है। ठीक, इसको आप अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर कोई समस्या होगी तो बाद में आप कर लेना। अगला समास है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने बताया था आपको जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। उत्तर पद की प्रधानता 3 समासों में होती है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विग समास। तो इस समय हम केवल कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं। तो कर्मधारय समास में क्या क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। पहला तो इसमें है कि उत्तर पद की प्रधानता होगी, और केवल एक ही वो नहीं है, इसमें 3 वो बनते हैं। दूसरा, उसमें या तो विशेषण विशेष का योग होगा या उपमेय उपमान का योग होगा। विशेषण विशेष या उपमेय उपमान। विशेषण माने जो किसी की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष माने जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। माने वह कर्ता जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष होता है। उपमेय उपमान, उपमेय माने जिसकी उपमा दी जाए, उपमान माने होता है जिससे उपमा दी जाए। इसमें 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है, उपमेय उपमान, विशेषण विशेष या उत्तर पद की प्रधानता। तीनों में से कोई एक कंडीशन मिल रही है अगर आपको, तो वहां पे आप कर्मधारय समास लगाएंगे। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आप ले लो, चरण कमल। अब चरण कमल एक शब्द बन गया, इसमें अगर अलग करेंगे इसको हम तो इसका विग्रह हो जाएगा चरण के समान कमल, सॉरी कमल के समान चरण। जो चरण है किसके समान है? कमल के समान है। चरण कमल माने कमल से जो है उपमा दी जा रही है उसकी, चरण की। चरण इतना कोमल है जैसे कमल होता है। तो यहाँ उपमेय और उपमान की वो है, या विशेषण और विशेष का हो जाता है। विशेषण विशेष में यह ध्यान देना होता है कि पहला एक, चाहे पहले विशेषण आए या बाद में विशेषण आए, पहले विशेष से आए या बाद में विशेष से आए, दोनों मिलकर कर्मधारय समास बनाते हैं। कुछ उदाहरण आप पहले देख लो, इसके बाद आप थोड़ा समझ में आएगा ये। जैसे कमल नयन, ठीक, कमल नयन, क्रोधाग्नि, नीलकंठ,
तो नीलकंठ अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे, जब आप बहुब्री समास पढ़े तो महान है जो महान है जो देव महादेव, कमल नयन कमल के समान नयन। तो इस तरह की जो शब्द होते हैं विशेषण विशेष के या उपमेय उपमान के या उत्तर पद की, सर बहुत आवाज कट रही। समास में आपको 3 कंडीशन याद रखना है कि या तो विशेषण विशेष से होगा, ठीक, या उपमेय उपमान होगा, या उत्तर पद की प्रधानता होगी। 3 कंडीशन बनती हैं तभी जाके कर्मधारय समास बनता है। जैसे एक उदाहरण आपको बताया गया, चरण कमल। चरण कमल में पहला जो चरण है दूसरा कमल है, तो यहाँ पूर्व चरण जो है विशेष है, कमल जो है विशेषण है। सर इसमें उत्तर और कमल आपको बताई है कि सुनो 3 कंडीशन ये है कि या तो आपका विशेषण विशेष्य होगा, या उपमेय उपमान होगा, या उत्तर पद की प्रधानता होगी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है आपका क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, अब यहाँ क्रोध आपका पूर्व पद हो गया, अग्नि जो है उत्तर पद हो गया, तो यहाँ अग्नि की प्रधानता है, क्रोध की नहीं। अग्नि कैसी है? क्रोधाग्नि माने क्रोध की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है माने प्रधानता उसी की होती है जिसकी चलती है। यहाँ माने क्रोध का नहीं है, मेन जो है कहने का कि अग्नि कैसी है, क्रोध रूपी अग्नि है। तो यहाँ समान क्रोध। सर इसमें उपमान और उपमेय वाला संबंध हुआ ना क्रोधाग्नि में? हाँ, उपमान और उपमेय। देखो तीनों कंडीशन को आप समझते रहे, तीनों कंडीशन केवल आपके इसी समास में लागू होते हैं, उसमें अलग से नहीं पूछा जाता कि कौन सी कंडीशन आई है। पहचानने के लिए 3 आपको बता दिए, ठीक, या तो विशेषण विशेष होगा, या उपमेय उपमान होगा, या उत्तर पद की प्रधानता होगी। तीनों में से कुछ आपको दिख जाए तो वहां आप सीधा सीधा कर्मधारय समास समझ लिए कि इसमें कर्मधारय समास है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अब आगे है आपका अगला समास जो है द्विग समास। द्विग समास में भी उत्तर पद की ही प्रधानता होती है, ठीक, लेकिन इसमें एक और अच्छा वो है पहचानने का तरीका कि पहला पद जो होगा वह कोई न कोई संख्यावाची शब्द होगा। ठीक, द्विग समास में पहला पद जो होता संख्यावाची होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। पहचानने का यही ट्रिक है इसका। और वैसे लिखना चाहो तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद की प्रधानता हो उसे हम द्विग समास कहते हैं। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे कुछ उदाहरण आपको हम बता रहे हैं कि सर उत्तर पद क्या बताया था? उत्तर पद की प्रधानता होती है। सर इसका एग्जाम्पल चौराहा होगा? हाँ हाँ होगा। इसमें 2 कंडीशन आपको बताया गया, पहला पद सबसे सरल है या कि पहला पद कोई न कोई संख्या आएगा, जैसे चौराहा, तिराहा, चतुर्भुज, इस तरह के। अभी चतुर्भुज में जाके हम बताएंगे कि वहां कोई और समास होता है, लेकिन पहले इसमें त्रिलोक, दोपहर, सप्त सिंधु, पंचवटी, त्रिकोण। त्रिकोण आप लोग पढ़ते हो ना गणित में। यस सर। पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा, दूसरा पद जो होगा उसकी प्रधानता होगी। इसके पहचानने का यही सरल सा ट्रिक है। अब जैसे मान लो दोपहर, 2 पहरों का समूह, और जब इसको हम विग्रह करते हैं तो यहाँ ये देखते हैं कि या तो यहाँ पे हम समूह लगाएंगे या समाहार लगाएंगे। जैसे चौराहा है, इसका जब हम विग्रह करेंगे 4 राहों का समूह, और एक शब्द है त्रिलोक, विग्रह जब हम करेंगे 3 लोकों
का समाहार। ठीक, इसमें दो तरह से विग्रह होते हैं। अब सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का, सिंधु मीन्स आप लोग जानते हो ना, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सिंधु मीन्स होता है, जानते हो कोई? पहाड़ होता है। नो, समुद्र जानते हो? समुद्र, समुद्र। ठीक, सिंधु। यस सर। नदियाँ या समुद्र? हाँ, सिंधु मीन्स होता है समुद्र। 7 सिंधुओं का समूह। पंचवटी भी आप लोगों में से कोई बताया था, तो 5 वटियों का, 5 वटियों का समूह। ठीक है, पंचवटी। सर नवरत्न। क्या? हाँ, नवरत्न जी। जो भी हो, कोई देखो, एक दो उदाहरण तो होते नहीं, उदाहरण इतने हैं कि हजारों हजारों उदाहरण हैं। तो आप एक बार थोड़ा ट्रिक समझ लो, इसके बाद थोड़ा सा अपने से जब पढ़ते रहोगे तो इसको देखोगे, बार बार जब कोई भी एग्जाम होगा तो वहाँ जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से सॉल्व करते रहो क्वेश्चन को। जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे, संधि समास अलंकार उतने होंगे। 2-4 बार पढ़ने से नहीं होता है। ठीक, आगे की जो इसी से 2-4 उदाहरण पढ़ लो, इसी से काम चल जाता है। लेकिन आपको यहाँ 2-4 से काम नहीं चलाना है, आपको अभी आगे कंपटीशन बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, अब अगला समास है हमारा, 3 समास हो गए, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और 4 समास हो गए, द्वंद्व समास। अगला है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अब इसमें यह देखना है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, पहले आपको बताया गया। ठीक, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यही एक है कि इसमें 6 भेद होते हैं, और इन भी आप लोग विभक्तियां पढ़े हैं संस्कृत में, तो उन्हीं विभक्तियों के आधार पर इनके भेद बनाए गए हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, यस सर। तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, तृतीय, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। प्रथमा और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। बाकी जो द्वितीय से लेके सप्तमी तक हमारी विभक्तियां होती हैं, उन्हीं के आधार पर तत्पुरुष बनाए गए हैं। ठीक, तो इसमें अब ये 6 भेदों, उसमें जो कारक चिन्ह होते हैं, आपको कारक चिन्ह मैंने बताया था कि कर्ता ने कर्म को करण से सीधे अपने संबंध का के की ना ने नी रा रे री, जो भी हो चिन्ह इसका, और अधिकरण में पर, इन्हीं ये जो विभक्तियों के चिन्ह हैं, इन्हीं आते हैं। और जब हम समास बना देंगे ये सारे चिन्ह, उसमें ऑडियो क्लियर नहीं है सर आपको? शब्दों का, शब्दों का वो चिन्ह मास में पहला, इसको हमने बताया कि इसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद इसका है कर्म तत्पुरुष। ठीक, जिस तत्पुरुष में कर्म का चिन्ह को लगा होता है उसको हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन चुंबी, चिड़ी मार, ये जो शब्द हैं यहाँ, जैसे गगन चुंबी, जब हम विग्रह करेंगे गगन को चूमने वाला, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बीच बीच में क्रैक हो जा रहा है सर। ठीक ठीक, चलिए ठीक है, उसको जो सुनाई दे रहा है उसको आप सुनते रहिए, और जो फिर होगा तो उसको हम करके पूरा भेज देंगे, और बार बार आप लोग उसको सॉल्व करते रहेंगे, कुछ न कुछ उसमें से आ जाएगा आपको। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। अब यहाँ को चिन्ह जो है छुपा, गगन चुंबी में को चिन्ह जो है छुपा हुआ है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं समास का, तब वहां गगन को चूमने वाला,
कभी कभी तो सीधे सीधे समास दे देता कि इसमें कौन सा समास है, या जब थोड़ा जटिल पेपर बनाता है, टफ पेपर बनाता है, तो इस तत्पुरुष समास के भेदों में से उसको पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है। ठीक, तो ये इन भेदों को आप समझने के लिए जो कारक चिन्ह है उसको आप याद कर लीजिए। अब ये कारक चिन्ह जब आपको याद हो जाएंगे तो उसमें से आप लगाएंगे उन कारक चिन्हों को, तो अपने आप समझ में आ जाएगा द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है। जो दूसरा जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक, यह है हमारा कर्म तत्पुरुष या द्वितीय, इसको हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। अगला है करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। जिस समास में करण के से या के द्वारा करण का जो चिन्ह होता है, से या के द्वारा का चिन्ह विग्रह करने पर आए, वहां पे कर्ण तत्पुरुष है। आकुल, भय से आकुल, रेखांकित, रेखा से अंकित, मन चाहा, पद दलित, सूर रचित, शोकग्रस्त। यह जो शब्द हैं ये आपके करण तत्पुरुष के, ठीक है। अगला है आपका चतुर्थी, तो संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। इसका चिन्ह जो होता है को या के लिए, संप्रदान का चिन्ह होता है को या के लिए। तो जिस तत्पुरुष में को या के लिए चिन्ह लगा होता है वहां पे हम उसको संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। ठीक, इसके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे गौशाला, गायों, गौशाला का जब हम विग्रह करेंगे तो गायों के लिए शाला। ठीक, स्नान घर, स्नान के लिए घर, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, शाला में से होता है घर। ठीक, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। यह जो शब्द होते हैं ये हमारे चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब अगला है आपका अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष या पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है से होता है, और से तृतीया का भी होता है, से पंचमी का भी होता है। तो दोनों में थोड़ा अंतर यह है कि पंचमी का जो से होता है वहां अलगाव की स्थिति होती है। कोई भी चीज वहां से माने अपने मूल से अलग होती है, वहां जो से होता है वो पंचमी का होता है, और वैसे जो होता है तृतीया का होता है। जैसे हमने उसमें बताया था संस्कृत में आपको कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ अपादान। हाँ, तो यहाँ अपादान है ना, जो है पेड़ से पत्ते जो है अलग हो रहे हैं। उसमें आपको संस्कृत में एक सूत्र बताए थे, ध्रुवम पाए पादानम। ध्रुव से जो चीजें अलग होती हैं, जो निश्चित है उससे जो चीज अलग की जाती है, तो उसको हम अपादान कहते हैं, जहां से कोई चीज का अलगाव होता है। सर एक बार तो सूत्र दोबारा बता दीजिए। क्या? एक बार सूत्र दोबारा बता दीजिए। अच्छा, इसका अपादान का ध्रुवम पाए पादानम, तो उसमें आपको लिखाया भी थे, अगर आप एक बार पढ़ लोगे फर्स्ट सेम का कॉपी तो वहां दिखेगा आपको। ध्रुव से जो चीजें अलग की जाती हैं वहां पे अपादान कारक होता है। तो ये अपादान का चिन्ह होता है से, जहां से अलगाव प्रदर्शित किया जाए, अलगाव। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, इसको आप देख लीजिए। जैसे धन हीन, धन से हीन, धन से हीन माने धन एक वो है, उससे वो जो है अलग हो रहा है, जो व्यक्ति है वो धन से अलग हो रहा है, इसलिए वहां पे धन हीन है। पथ भ्रष्ट,
पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, माने जो मूल चीज है उससे जब अलग हो रहा है तो वहां पे पंचमी तत्पुरुष का होता है। पाप मुक्त, जलहीन, गुणहीन, इस तरह के जो शब्द होते हैं आपको पंचमी तत्पुरुष के उदाहरण के रूप में मिलते हैं। अगला है आपका षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। संबंध का चिन्ह होता है का, के, की। ठीक, एक उदाहरण आप इसमें बहुत पढ़ते हो। हाँ, जैसे आपको आता है राजपुत्र, बहुत फेमस उदाहरण है, सिंपल। जैसे ये आपकी डीएलएड की जो परीक्षा कौन सा समास लगाएंगे? राजपुत्र का या राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ षष्ठी विभक्ति आप बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही होते हैं, केवल घुमाने का होता है, थोड़ा सा इधर उधर कर लिया। आप लोग ये कहते हैं ना कि बहुत घुमा, आप लोग ही घूम जाते हो। ठीक, संबंध तस्य सपुत्र। ठीक, राजाज्ञा, राजकुमार, शिवालय, विद्यासागर, इस तरह के जो शब्द होते हैं जब आप विग्रह करोगे तो वहां का, के का, की का विभक्ति आती है, और जब इसको समास कर देंगे तो वह विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक, अगला जो है आपका, जैसे आपको बताया विद्यासागर, विद्या का सागर, पराधीन, पर के अधीन, राजपुत्र, आप बता दिए। हाँ, अब अगला है आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह होता है में, पै, पर होता है। इस समास में विग्रह करने पर में, पै, पर विभक्तियां आती हैं, उसको हम सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं कि शोक, शोक मग्न। अब इसको विग्रह करो क्या होगा? शोक मग्न, शोक में मग्न, मग्न मीन्स डूबा हुआ। लोकप्रिय, कर्मवीर, कुल श्रेष्ठ, गृह प्रवेश। इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके संबंध, सॉरी, अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण माने जाते हैं या होते हैं। अगला समास आपका है बहुब्रीहि समास, जो बहुत पूछा जाता है, बहुत इजी भी है। बहुब्रीहि समास में हमने पहले बता दिया आपको कि उत्तर पद की प्रधान, सॉरी, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। पूर्व पद, उत्तर पद, दो पद हो गए, तो दोनों पदों में से न तो पूर्व पद प्रधान होगा बहुब्रीहि में, न उत्तर पद होगा, बल्कि कोई अन्य, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब तीसरा पद आप कैसे समझोगे? तो वो अपने आप जब आप विग्रह करोगे तो वहां तीसरा पद समझ में आ जाता है कि तीसरा पद कौन सा है। जैसे एक उदाहरण आपको हम देते हैं, लंबोदर। अब लंबोदर कहने पे आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इसको आप विग्रह करोगे तब ये क्लियर होगा कि लंबोदर में कौन सा समास है। जैसे लंबा है उदर जिसका, उधर जिनका, लंबोदर को जब विग्रह आप करोगे तो यहाँ उदर जिसका अर्थात किसी और की तरफ संकेत है, अर्थात 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 जब कहेंगे तो वहाँ गणेश जी का भाव आता है। लंबोदर हम उन्हीं को कहते हैं। यहाँ न तो लंबा प्रधान है न उत्तर प्रधान है, जिसको हम लंबोदर कहते हैं, अर्थात वो गणेश जी। दशानन, अब एक उदाहरण जैसे दशानन है तो यहाँ आपको यही 10 हैं आनंद जिसके अर्थात।
रस है आनंद जिसके, अर्थात जब अर्थात आप लगाएंगे तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का या वस्तु का बोध होगा। दशानन हम केवल रावण को कहते हैं और किसी को दशानन नहीं कहते हैं। अब आप लोग ये चीजें इसमें कहोगे कि आप पहले पढ़ चुके हो कि द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। ठीक, हमने बताया ना, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ दशानन अगर आ रहा है तो यहाँ पूछा जाए दशानन में कौन सा समास है। दशानन में आप द्विगु समास न लगाकर बल्कि बहुब्रीहि समास लगाएंगे। और चक्रपाणि, महावीर, चतुर्भुज, गिरधर, पीताम्बर, इस तरह के जो शब्द हैं इसको हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। अब पीताम्बर में कभी कभी ये होता है तो उसमें दे दिया जाता है पीताम्बर में कौन सा समास है। अब इसमें होता है पीताम्बर केवल अगर आप है इतना ही है, इसको जब तक आप विग्रह नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। पीताम्बर में आपको कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है 99% अगर पीताम्बर शब्द आया है तो वहां पे अगर बहुब्रीहि समास है दिया है ऑप्शन में, बहुब्रीहि समास ही मारना है, क्योंकि इसका विग्रह करने पे होगा पीला है अंबर जिसका, अर्थात यह पीला अंबर, अंबर मीन्स होता है वस्त्र। पीत वस्त्र किसका होता है जानते हैं आप लोग? विष्णु जी। पीत वस्त्र जो होता है क्या विष्णु भगवान का? कृष्ण जी। विष्णु भगवान का जो होता है पीत वस्त्र का, तो कभी कहीं कहीं पर कृष्ण भगवान का भी पीत वस्त्र माना जाता है। ठीक है, हाँ पीत वस्त्र, यहाँ पीला वस्त्र, यहाँ देखोगे तो उपमेय और उपमान भी है, विशेषण विशेष भी है, सॉरी विशेषण विशेष है, उपमेय वस्त्र की। तो लेकिन यहाँ हमने कहा कि जब ये दोनों आते हैं तो इसका आप विग्रह किस तरह से करते हो। पीला है अंबर जिसका, जिसका माने आप किसी और की तरफ इशारा कर रहे हो, माने किसी अन्य की तरफ इशारा कर रहे हो। पीला है अंबर जिसका, अगर जिसका करोगे तो वहां श्री कृष्ण या विष्णु का, और अगर इसका विग्रह जो है पीत अंबर केवल कर दिया है, पीत अंबर, तो यहाँ पे हम कर्मधारय समास मार सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो होता है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के जब उदाहरण आते हैं तो वहां पे आपको बहुब्रीहि समास ही लगाना होता है। ठीक, अगर मान लो ऑप्शन वैसे दिया नहीं जाता है, लेकिन अगर मान लो बाई चांस दे दिया गया बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और तो कोई डाल दिया जाए, तो उसमें पूछे कि इसमें कौन सा समास है, तो वहां पे आप बहुब्रीहि समास पे ही अपना वो लगाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो होता है जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं का उदाहरण दिया जाता है। जैसे भगवान विष्णु, भगवान गणेश या रावण, माने जो भी हैं। चक्रपाण के भी कहीं कहीं पूछा जाता है चक्रपाण में कौन सा समास है। चक्र है पाण में जिसके, अर्थात विष्णु, विष्णु जी। इस तरह, हाँ विष्णु जी, इस तरह के शब्द होते हैं जहां हमें अर्थात करके अर्थ निकालना पड़े, माने वहां अर्थात करने पर किसी तीसरे की तरफ इशारा हो तो वहां हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अब समास में थोड़ा एक बार आप इसको रिवीजन करोगे, इसको हम एक को बना के आप उस पर सेंड कर देंगे। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा इसको आप अपने से नहीं पढ़ोगे, समझ सर सेंड कर देना एक बार। हाँ इसको सेंड कर देंगे। और किसी कोई समस्या हो रही है? नहीं नो सर।